Hello everyone, how are you all doing? I am Isha from Sri Balaji Wonder Kids, and today we are going to start off with the chapter number 9 again, part 2 बायोमोलिक्यूल्स। तो लास्ट क्लास में अब देखिए हम अपनी सीरीज़ में क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग से ही क्या करते हैं, एनसीईआरटी से रीड करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का हर एक पैरा, हर एक लाइन हम बहुत अच्छे से रीड करते हैं, प्लस हम इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऐड करते हैं जो कि आपके नीट की एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट एज वेल एज योर स्कूल एग्ज़ाम्स। ठीक है, स्कूल एग्ज़ाम्स में अगर एनसीईआरटी से पूछा भी जाए तो नीट में एनसीईआरटी से थोड़ा बियॉन्ड जा सकते हैं, तो आपको वो पॉइंट याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्टिंग कर दी थी। ठीक है, एनालाइज केमिकल कंपाउंड, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, हाउ टू एनालाइज अ केमिकल कंपाउंड। ज्विटर आयनिक फॉर्म देखी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत बार कंसर्न करके बताई थी कि ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, ये भूलना नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअल में आपको याद हो तो ज्विटर आयन है। ठीक है, तो ज्विटर आयन में डू यू नो व्हाट ज्विटर का मतलब क्या होता है? ज्विटर, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ इस वर्ड को, तो ज्विटर का मतलब होता है हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट, और सिंपली यू कैन से हाइब्रिड एज वेल। ठीक है, तो ज्विटर का मतलब क्या हुआ? हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब जो कि दोनों चीज़ें हों। ठीक है, जैसे हाइब्रिड मोड में क्लास होती है, राइट। हाइब्रिड मोड में क्लास होना का मतलब है कि वो क्लास ऑनलाइन भी चल रही है, प्लस वो ऑफलाइन भी चल रही है। सो दिस इज़ नथिंग बट द हाइब्रिड मोड ऑफ द क्लास। इसी तरीके से हमारे जो ज्विटर आयन है उनमें पॉजिटिव चार्ज भी है, उनमें नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं, इसीलिए हमने क्या बोल दिया, उनको हाइब्रिड फॉर्म बोल दिया। ठीक है, अब देखिए ज्विटर आयन, अब देखो ज्विटर का मतलब हाइब्रिड और आयन का मतलब हमें पता है जहाँ पर कोई ना कोई चार्ज हो, बीट भी पॉजिटिव और नेगेटिव। और फिर से मैं आपको ग्लाइसिन के ऊपर एक पॉइंट रिवाइज करा देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको बता रखा है कि जो ग्लाइसिन है, देखो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल याद रखना है, इसके स्ट्रक्चर को मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि खास करके तो एनसीईआरटी में भी दे रखा है तो और ज़्यादा वैल्यू है इसकी। और ग्लाइसिन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि इट इज़ द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। अब देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो जो दो जगह हाइड्रोजन होने की वजह से, बिकॉज कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन उस टाइप का कार्बन है। देखिए इस कार्बन को ध्यान से देखिए, तो यहाँ क्या हो रहा है, इस कार्बन का एक ग्रुप NH2, एक COOH, एक हाइड्रोजन, बट फिर से हाइड्रोजन रिपीट हो गया। ठीक है, इन केस अगर मैं यहाँ पर सीरीन की बात करती तो यहाँ CH2OH आ जाता और यहाँ H हो जाता, तो फिर पूरा डिफरेंट हो जाता। तो हम इस कार्बन को कह सकते थे कायरल कार्बन, जहाँ पर चारों वैलेंसी एक अलग अलग ग्रुप ने ले रखी है। लेकिन हम इस केस में यानी कि ग्लाइसिन के केस में हम कार्बन को कायरल कार्बन नहीं कह सकते। तो इस वजह से मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ग्लाइसिन इज़ द ओनली amino acid that does not show optical isomerism, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ग्लाइसिन, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ वही शो करते हैं जो कि कायरल कार्बन होते हैं, बट ग्लाइसिन कायरल कार्बन नहीं है। इट्स ऑल्सो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। ठीक है, तो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड भी होता है ग्लाइसिन। तो ये हमें पॉइंट्स जो हैं कुछ याद रखने वाले पॉइंट्स थे। प्लस मैंने आपको सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड के एग्जांपल बताए थे जो कि थे सिस्टीन, मिथियोनिन। ठीक है, जिनके अंदर सल्फ़र होता है साइड चेन में, वो क्या हो गए, सल्फ़र कंटेनिंग। ठीक है, इसी तरीके से आपको एरोमेटिक के भी एग्जाम्पल बताए थे मैंने आपको। ठीक है, ये तो एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं ना। एरोमेटिक के क्या क्या एग्जाम्पल थे, फिनाइलएनेलीन, ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफैन। फिनाइलएलेनीन, ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफैन, देखिए आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं। देखिए ये रहे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स आर ट्रायोसिन, फिनाइलएनेलीन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। प्लस एसिडिक तो आप बिल्कुल याद रख ही सकते हो, बहुत आसान है। जहाँ पीछे एसिड आ गया, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, और कल हम किसकी बात कर रहे थे, ग्लूटामिक एसिड की हमने बात करी थी लास्ट लेक्चर में। तो एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एसिड को पहचानना तो बहुत आसान है।
जहाँ पर एसिड आ गया पीछे वो हो गया एसिडिक नेचर का अमाइनो एसिड, सिंपल। ठीक है, बेसिक के भी याद करने, देखिए एरोमेटिक हो गया, ठीक है, एरोमेटिक और एसिडिक हो गया, ठीक है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड याद रखना है हमें। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमें याद रखने हैं। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल देखिए, न्यूट्रल का भी दे रखा है आपको हमारी एनसीईआरटी ने। न्यूट्रल का है वेलिन, और भी याद कर सकते हो ल्यूसीन भी न्यूट्रल है, आइसोल्यूसिन भी न्यूट्रल है। इवन जो हम बात कर रहे हैं बहुत देर से ग्लाइसिन की, ग्लाइसिन इज़ ऑल्सो न्यूट्रल अमाइनो एसिड। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने वैसे तो अमाइनो एसिड का कॉन्सेप्ट फिनिश कर दिया था, लेकिन फिर से थोड़ी सी डिटेल में हम चल पड़े। लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, देखो ल्यूसिन जहाँ आ गया वहीं आइसोल्यूसिन लगा दो, सिंपल सा आप याद कर सकते हो आसानी से। ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन, ठीक है, आसानी से याद हो जाएंगे। ये क्या है, न्यूट्रल। एक वैलिन जोड़ दो अपनी एनसीईआरटी से। ठीक है, अब यहीं पर बेसिक की बात करूँ, अब ये याद रखना, ठीक है, बेसिक और न्यूट्रल में इतना हमें याद रखना है कि जो हमारे पास लाइसिन है और ल्यूसिन है, ठीक है, ल्यूसिन किसका एग्जाम्पल है, न्यूट्रल का, और लाइसिन किसका एग्जाम्पल है, बेसिक का, बेसिक अमाइनो एसिड। ठीक है, तो बेसिक के और एग्जाम्पल लिखो। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या दिया हमने, लाइसिन का, पहला एग्जाम्पल दिया हमने लाइसिन का। तो लाइसिन क्या है, एक बेसिक अमाइनो एसिड है। अब देखिए जहाँ पर अमाइनो ग्रुप में, मतलब जहाँ पर अमाइनो ग्रुप बिना फॉर्मिंग आइड्स, जो हमारे अमाइड्स होते हैं ना, उनके बिना हो, जैसे कि लाइसिन बता दिया आपको, एस्पारजिन भी ऐसा ही होता है, एस्पारजिन, सॉरी एस्पारजिन नहीं, आर्जिनिन होता है, आर्जिनिन, आर्जिनिन। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, बेसिक के एग्जाम्पल। एस्पैरेजिन के जहाँ मैंने आपको बात करी थी, एस्पैरेजिन आएगा एमाइड्स के केस में, जो कि आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ वो यहाँ पर नहीं आएगा बेसिक वालों के केस में। तो याद रखना आर्जिनिन, देखिए नाम एक जैसे हैं तो इनमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लाइसिन का आ गया बेसिक में, याद रखना, और न्यूट्रल में आ जाएगा ल्यूसिन। ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन, आइसो वाला और ल्यूसिन, ये पूरा एक जगह आएगा दोनों। ठीक है, और वैलिन यहाँ से याद कर लो, 3 एग्जाम्पल याद करके जाओ, दे आर इनफ। एसिडिक क्या है, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या याद कर लिया, और बेसिक में हमने याद कर लिया आर्जिनिन, लाइसिन एंड हिस्टिडिन, हिस्टिडिन भी लिख लीजिए, हिस्टिडिन। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया, न्यूट्रल अमाइनो एसिड याद कर लिए, हमने सल्फर कंटेनिंग याद कर लिए, हमने एरोमेटिक, बेसिक और एसिडिक अमाइनो एसिड्स याद कर लिए, जो कि मोर देन एनफ है, हमारे क्वेश्चन सारे बन सकते हैं। क्विक रिवीजन कर लेते हैं, एसिडिक ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, बेसिक में लाइसिन आ जाएगा, आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन। ठीक है, न्यूट्रल में वेलिन है, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। ठीक है, एरोमेटिक में क्या है, ट्रायोसिन, फिनाइलएनिलीन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो हमने 4 कैटेगरी याद कर ली, प्लस सल्फर कंटेनिंग में मिथियोनिन, सिस्टीन, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, जहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, जो कि है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या है वो, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, या फिर हम इसको कह सकते हैं आइसो आयनिक पॉइंट। ठीक है, तो हम कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स टेक ग्रीन कलर। एंड देखिए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, वो पीएच वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं पीएच वैल्यू की। ठीक है, ऐसी पीएच वैल्यू, देखिए हम थोड़ा सा स्पेस देके लिखेंगे पीएच में और वैल्यू में। ठीक है, तो वो पीएच वैल्यू हमें क्या करना है, हमें वो पीएच वैल्यू बतानी है जहाँ पर एवरेज नेट चार्ज हमारे पास, ओवरऑल जो एवरेज नेट चार्ज है ना, एवरेज नेट चार्ज की बात करिए, मतलब जहाँ मैं पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव, देखिए एवरेज, और वो भी नेट आ गया ना, नेट, नेट का मतलब है, देखिए नेट का मतलब क्या होगा, अगर नंबर्स की बात करें तो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स, चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज। ठीक है, तो फिर ये हमें याद रखना ज़रूरी है। तो जहाँ पर वो पीएच वैल्यू बताओ जहाँ पर एवरेज नेट चार्ज ओवरऑल, ठीक है, और लिख सकते हो ऑफ ऑल आयंस। अब देखिए हम अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट, देखिए प्रेजेंट लिखा है मैंने, ऑन अमाइनो एसिड इज 0। ठीक है, वो क्या हो जाएगा,
वो क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, वो क्या है हमारे पास, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको। वो पीएच वैल्यू जहाँ पर एवरेज नेट चार्ज ऑफ ऑल यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो कि अमीनो एसिड में प्रेजेंट है वो क्या होना चाहिए, जीरो। यानी कि हमने यहाँ पर बेसिकली किस चीज़ की बात करनी है, पीएच वैल्यू की बात करनी है। और यहीं पर ज्विटर आयंस की बात करें, सो दे अकर एट मैक्सिमम कंसेंट्रेशन एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओके। ठीक है, दैट आई हैव रिसाइटेड स्टिल नाउ, जस्ट नाउ। ठीक है, तो ज्विटर आयंस के बारे में मैंने क्या बताया कि ज्विटर आयंस जो होते हैं, ज्विटर आयंस जो होते हैं, ज्विटर आयंस, ये ज्विटर आयंस जो होते हैं ना वो अपनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट शो करते हैं। ठीक है, दे आर एट मैक्सिमम कंसंट्रेशन एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी बता दिया, ओके। अब सिंपल सी बात, ज्विटर आयंस के बारे में हमने बात कर ली कि यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी ऐसे इलेक्ट्रिक पॉइंट पे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ एसिडिक साइड चेन है, अगर हमारे पास एसिडिक साइड चेन है अमीनो एसिड की, एसिडिक साइड चेन है, और दूसरे केस में मैं बात करूँ कि एसिडिक नहीं बेसिक साइड चेन है। ठीक है, तो दोनों केसेस की हम बात करेंगे, एसिडिक साइड चेन की एंड बेसिक साइड चेन की। तो देखिए शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, पॉइंट। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर बेसिकली किसकी बात करनी है, पीएच की। ठीक है, ये याद रखना है, पीएच की बात करनी है। ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं पीआई। ठीक है, पीआई वैल्यू। ठीक है, तो एसिडिक साइड चेन के केस में जो पीआई वैल्यू होगी ना, जो पीआई वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़्यादा नहीं, मतलब कि वहाँ पर लोअर पीएच होगा। ठीक है, एसिडिक साइड चेन में लोअर पीएच की तो बात करनी है हमें वहाँ पर। तो सिंपल ऐसे याद कर लो कि जैसे एसिडिक पीएच स्केल होता है, वहाँ पर एसिड क्या होता है, मान लो 7 है, तो 7 से पहले जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, वो एसिड होते हैं, और यहाँ 7 के बाद जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेस होते हैं। ठीक है, तो जिनके एसिड साइड चेन है तो उनका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट लोअर पीएच पे आ जाता है। ठीक है, और वहीं पर बेसिक की बात करूँ तो फिर वहाँ पर क्या यूज़ होता है, क्या मिलता है वहाँ पर, हाई पीएच। तो ये हमें याद रखना है कि इनका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ये याद करने की ट्रिक बता दी मैंने आपको कि जैसे पीएच पे क्या होता है इसी तरह का सिस्टम देखने को मिलता है ना, ऐसे यहाँ पर भी यही सिस्टम फॉलो हो रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको जितना मैंने आज कॉन्सेप्ट बताया यहाँ पर, आपको अमीनो एसिड से रिलेटेड ज्विटर आयंस का, ग्लाइसिन के बारे में जो रिवीजन कराई, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बताया, आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया। ओके, सो क्विकली आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जल्दी से 2 से 3 पॉइंट बता देती हूँ फंक्शंस के। ठीक है, अमीनो एसिड के फंक्शन के, तो 2 से 3 पॉइंट देख लेते हैं हम जल्दी से अमीनो एसिड के फंक्शन के। ठीक है, तो देखिए अमीनो एसिड का सबसे मेन फंक्शन क्या है कि जो 20 अमीनो एसिड हैं जो कि हमारे प्रोटीन्स बनाने में काम आते हैं, तो फिर उनका तो बेसिक है कि 20 अमीनो एसिड्स जो हैं, ठीक है, जो कि प्रोटीनोजेनिक हैं, प्रोटीन बनाने वाले 20 अमीनो एसिड्स, वही प्रोटीनोजेनिक, हर कोई भी 20 की बात नहीं कर रही मैं, उन्हीं 20 की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो वो क्या है, वो है, और जस्ट अ सेकेंड, ओके, नाउ वो क्या है, वो है प्रोटीनोजेनिक। तो फिर वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो अमीनो एसिड का सबसे मेन फंक्शन क्या होगा, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है ग्लाइसिन के बारे में। देखिए हम ग्लाइसिन की बहुत बातें कर रहे हैं, राइट, सिंपलेस्ट है और क्या है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, और ऑल्सो ग्लाइसिन इज द प्रीकर्सर। अब किस चीज़ का प्रीकर्सर है, प्रीकर्सर ऑफ प्रोपाइरिन, porphyrin used in what, used in RBC and chlorophyll। ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ पर होता है, लीफ में, याद है ना आपको, यस। सो
प्रिकर्सर किस चीज़ का है? पॉरफायरिन का ओ है ये, ठीक है, पॉरफायरिन का प्रिकर्सर है जो कि आरबीसी में और क्लोरोफिल्स में यूज होता है, ठीक है। ग्लाइसिन का पॉइंट क्लियर हुआ। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट थिंग, लास्ट पॉइंट ऑफ द डे ऑफ अमाइनो एसिड्स, दिस इज द ऑर्निथिन। ऑर्निथिन की बात कर लेते हैं। ऑर्निथिन साइकिल के बारे में भी आप सभी ने सुना होगा, सिट्रुलिन के बारे में भी सुना होगा। सिट्रुलिन, ऑर्निथिन, ये क्या है? दे आर द पार्ट ऑफ अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म। अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म के पार्ट हैं ये, अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म, ठीक है। यूरिया साइकिल जो होती है ना लिवर में, यूरिया साइकिल का नाम सुना होगा, ऑल्सो नोन एज ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है। इसी के नाम पे तो बनाया ऑर्निथिन साइकिल नाम, ठीक है। ये कहाँ पर होती है? लिवर में। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको अमाइनो एसिड के फंक्शंस बता दिए, ठीक है। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो आज का एक्चुअल टॉपिक है, जो कि हमें आज स्टार्ट करना था, ठीक है। तो कल की क्लास में कुछ पॉइंट्स रह गए थे, वो मैंने आज आपको बता दिए। सो सॉरी फॉर दैट, डिले हो गई, नेक्स्ट वीडियो में आए, लेकिन आपको पता लग गए वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी थी, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स जो मैंने आपको लिखवाए हैं उनको मैं लास्ट में एक बार रिवाइज ज़रूर कराऊंगी और वो याद आपको ज़रूर रखने हैं, ठीक है। देखिए, अभी हम करने के बाद चैप्टर को 20 से 30 क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। या फिर हम 20 से 30 क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस करेंगे, या हम उनको क्या करेंगे, एमसीक्यू की फॉर्म में कर लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, बायोलॉजी जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है ना, इसी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। लेकिन हम क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स. So there is one feature common to all those compounds found in the acid soluble pool. Acid soluble pool. यहाँ ये कौन से वाले यहाँ पर मॉलिक्यूल्स मिले थे? माइक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ कौन से मॉलिक्यूल्स मिले थे हमें? माइक्रोमॉलिक्यूल्स। दे हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डाल्टन्स अप्रॉक्सीमेटली। तो हमें दिमाग में, देखिए, एसिड सोल्यूबल पूल आ गया तो इसको देखते ही दिमाग में एकदम स्ट्राइक होना चाहिए कि यहाँ पर बात कर रहे हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स की। और वो जो पूरी टेबल मैंने वहाँ पर बनवाई थी, माइक्रोमॉलिक्यूल्स का वेट बताया था ना, हाँ, जहाँ पर 1000 डाल्टन से कम बेसिकली वेट रहता है, और जनरली तो सभी ज़्यादातर बुक्स में हमें मिल जाएगा 18 टू अराउंड 800 डाल्टन। एनसीईआरटी ने भी वही दे रखा है। देखिए, माइक्रोमॉलिक्यूल्स की बात कहाँ करी थी, और यहाँ इसकी मॉलिक्यूलर वेट की रेंज यहाँ दे रखी है, ठीक है। अगर वो पॉइंट मैं आपको वहाँ नहीं बताती तो हो सकता है बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती कि ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ किस चीज़ का बता रखा है। तो अगर हमें पता है कि एसिड सोल्यूबल पूल माइक्रोमॉलिक्यूल्स में होते हैं, फिल्ट्रेट होते हैं ये, तो कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। नाउ अब बात करिए इन्होंने एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन की। वो कौन थे एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन वाले? रिटेंटेट, रिटेंटेट भूलना नहीं है। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिनका वजन अप्रॉक्सीमेटली 10,000 डाल्टन्स की रेंज में रहता है, बल्कि उनसे ज़्यादा भी होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। देखिए, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन हैज़ ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऊपर वाले जो रिटेंटेट में थे उसमें कम ही ऑर्गेनिक कंपाउंड आए, जो कि थे प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन्स किससे बनते हैं? प्रोटीन अमाइनो एसिड से, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से, पॉलीसेकेराइड्स मोनोसेकेराइड से, और लिपिड्स। These classes of compounds with the exception of lipids, lipids का exception लास्ट क्लास में अच्छे से मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। So have molecular weight in the range of 10,000 daltons and above, ठीक है। For this very region, biomolecules, that is chemical compounds found in living organism, are of 2 types. फिर से हमें दे दी बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन, केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। वो केमिकल कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं वो हैं बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। नाउ वन दोज विच आर मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन एंड आर यूजुअली रिफर्ड टू एज माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। नाउ द मॉलिक्यूल्स इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन with the exception of lipids are polymeric substances. Then why do lipids
whose molecular weight do not exceed 800 डाल्टन, ठीक है, 800 डाल्टन से ही ज़्यादा मोलिकुलर वेट नहीं होता, तो फिर वो इस कैटेगरी में आखिर क्यों आए, ठीक है, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में क्यों आए, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर लिपिड्स ना वैसे बात करी जाए तो इंडीड स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट होता है उनका कंपाउंड्स का, दैट आर प्रेजेंट ओनली एज सच, बट ऑल्सो ऐसे ही पड़े रहते हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को देख लो एंड अदर मेम्ब्रेन्स, वहाँ पर कैसे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पड़ी है ना। When we grind a tissue, we are disrupting the cell structure, ठीक है, किसी भी टिश्यू की बात करें, प्लांट टिश्यू हो, एनिमल टिश्यू हो, सेल तो है ही ना, सेल है यानी कि सेल वॉल है, सेल वॉल है का मतलब क्या है, सेल वॉल है तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है जहाँ पर लिपिड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन एंड द अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस एंड फॉर्म वेसिकल्स, क्या बना लेते हैं, वेसिकल्स बना लेते हैं। अब वो जो वेसिकल्स होती हैं वो वाटर सोल्यूबल नहीं होती और इसी वजह से therefore these membrane fragments in the form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool and hence ये macromolecular fraction में हो जाते हैं, लेकिन ये strictly macromolecules नहीं होते। अब जो एसिड सोल्यूबल पूल है वो रफली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को, ठीक है। साइटोप्लाज्म, एक सेल की कंपोजिशन आपको याद है, सेल की कंपोजिशन में क्या क्या होता है, सेल में अराउंड, ठीक है, मान लो ये सेल हमने बना दिया तो इसमें अराउंड जो है 70 से 80% वाटर होता है, ठीक है, 70 से 80 या फिर 90 कई जगह मिल जाएगा, तो 70 से 90% वाटर होता है। प्रोटीन्स की बात करूँ तो 10 to 15% प्रोटीन्स होते हैं, अराउंड 3% कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, 2% लिपिड्स होते हैं एंड इनफैक्ट न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो वो लिपिड्स से कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, एंड 1% यहाँ पर आयंस भी इंक्लूडेड है, 1% आयंस, ठीक है, लिखेंगे आयंस को भी 1% आयंस, ठीक है। ये क्या है, एक सेल्यूलर कंपोजिशन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, ठीक है, मान लिया। अब क्या कहा आगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स बिकम द एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन, together they represent the entire chemical composition of living tissue or organism. In summary, if we represent the chemical composition of living tissue from abundance point of view and arrange them class wise, we observe that water is most abundant. देखिए यहाँ पर आपको एक टेबल भी दे रखी है, जो हमने अभी जस्ट नोट करा ना, वो हमें यहाँ पर टेबल की फॉर्म में दे रखा, वो हमने सर्कुलर फॉर्म में लिख दिया था, जस्ट इतना फर्क रहा, ठीक है। वाटर कितना है, 70 to 90% है, प्रोटीन्स कितने हैं, 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, 3% ऑफ द टोटल सेल्यूलर मास, लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7 एंड, तो हम इसको अरेंजिंग ऑर्डर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएंगे आयंस से ज़्यादा किसकी क्वांटिटी है, लिपिड्स की, देन कार्बोहाइड्रेट्स, then nucleic acid, then proteins, then water, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है, दे आर पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, ओके, ठीक है, वो क्या है, पॉलीपेप्टाइड्स, कि बहुत लंबी चेन्स होती हैं, ठीक है। सो बहुत लंबी लीनियर चेन्स होती हैं अमाइनो एसिड्स की, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो इसको, यहीं पर मार्क कर लो कि क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो ये तो 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकते हैं कि प्रोटीन्स क्या है, दे आर पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, दिस में भी है क्वेश्चन, लेकिन they are linear chains of amino acid linked by peptide bond. this is very important, किस चीज़ से, कौन से बॉन्ड से। देखिए आगे आप पढ़ेंगे बहुत सारे टाइप के बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत सारे टाइप के बॉन्ड्स आने वाले हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसको अभी से ही हाईलाइट करके रखो, याद कर लेना, ठीक है। सो
एक प्रोटीन क्या है, हर एक प्रोटीन अमाइनो एसिड का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, अमाइनो एसिड का, यानी कि अमाइनो एसिड प्रोटीन्स के क्या हो गए, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स। लेट्स सपोज दिस टू बी अमाइनो एसिड, तो यहाँ बहुत सारे जब अमाइनो एसिड जुड़ गए, मान लो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मान लो अमाइनो एसिड जुड़ गए, कुछ भी सीक्वेंस यहाँ पर लग गया, तो ये बन गया हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर। लेट्स सपोज दिस टू बी प्रोटीन, ठीक है, ये बन गया प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Each protein is a polymer of amino acid, as there are 20 types of amino acid. ठीक है, 20 amino acid एग्जाम्पल दे रखे हैं, एलानिन, सिस्टीन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन। ठीक है, लाइसिन के बाद हमें और भी पता है हिस्टिडिन, आर्जिनिन, एस्पैरेजिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, बहुत सारे 20 हमें याद होने चाहिए। ठीक है, so 20 type of amino acid. A protein is a heteropolymer and not a homopolymer. हेटेरोपॉलीमर, हेट्रो होमोपॉलीमर पे डिफरेंस पता है आपको? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेट्स अंडरस्टैंड इट हियर ओनली। हेट्रोपॉलीमर्स का क्या होते हैं, हेटेरोपॉलीमर्स हो गए जहाँ पर मान लो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अलग अलग, कोई जैसे अमीनो एसिड्स के केस में कोई एलानिन, सिस्टीन है, प्रोलीन है, अलग अलग जुड़ सकते हैं ना, अलग अलग। यहाँ पर मान लो ये हो गए, मान लो सारे एलानिन, मान लो ये जोड़ दिया मैंने सिस्टीन, और फिर मान लो मैंने जोड़ दिया मिथियोनिन। ठीक है, 4-5 मिथियोनिन जोड़ दिए, लेट्स सपोज। ठीक है, और उसके बाद मान लो फिर से मैंने एलानिन जोड़ दिया। ठीक है, तो दिस में भी अ चेन। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। हेट्रोपॉलीमर, हेट्रो मतलब अलग अलग चीज़ें, होमो मतलब एक टाइप की। मान लो सिर्फ और सिर्फ लाइसिन बहुत बड़ी चेन बनाकर एक प्रोटीन बन रहा है, सो दिस विल बी होमोपॉलीमर। लेकिन प्रोटीन्स कैसे होते हैं, प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर, दे आर हेटेरोपॉलीमर, नॉट होमोपॉलीमर, दे आर हेट्रोपॉलीमर। ठीक है, ये हमें बात याद रखनी है। ठीक है, ओके, सो now a homopolymer has only one type of monomer repeating n number of times. This information about the amino acid content is important as later in your nutrition lesson you will learn that certain amino acids are essential for our health and they have to be supplied through our diet. यहीं से अमाइनो एसिड का एक और टाइप का कॉन्सेप्ट आ गया जो कि है एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। देखिए, अमाइनो एसिड जो है वो असेंशियल है या नॉन एसेंशियल की, इस बात पे हमें डिफाइन करा गया है। एक और होती है कैटेगरी सेमी एसेंशियल की, तो ये इस बात पे डिफाइन करा गया है कि हमारी बॉडी को अमाइनो एसिड की जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अगर बॉडी प्रोडक्शन कर रही है अमाइनो एसिड का, तो फिर वो है नॉन एसेंशियल। बाहर से डाइट में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, दे आर नॉन एसेंशियल। सेमी एसेंशियल मतलब कि हाँ, मान लो कि बॉडी 10 ग्राम बना रही है और बॉडी को ज़रूरत है मान लो 20-25 ग्राम की, तो ये क्या हो गया, सेमी एसेंशियल, कि हाँ बॉडी बना भी रही है और ज़रूरत भी है, सेमी एसेंशियल। और एसेंशियल में वो आ जाएंगे जो कि बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही लेकिन उनका होना ज़रूरी है। सो ये हो गई 3 कैटेगरी, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की। ठीक है, सो चलते हैं आगे। Hence dietary proteins are the source of essential amino acid. ठीक है, डाइट में जो हम टाइप के अमाइनो एसिड लेंगे they will be essential। ठीक है, क्योंकि हमें ज़रूरत बाहर से essential अमाइनो एसिड्स की है ना, नॉन एसेंशियल तो हमारी बॉडी बना लेती है, तो उसकी कुछ खास ज़रूरत बाहर से नहीं है। ओके, नाउ therefore amino acids can be essential or non-essential. The latter are those which our body can make while we get essential amino acids through our diet or food. Proteins carry out many functions in living organism. Some transport nutrients across cell membrane. देखिए, प्रोटीन्स के तो बहुत ज़्यादा फंक्शन होते ही हैं, वो तो हैं ही बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे बॉडी के। ठीक है, कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, कुछ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से फाइट करते हैं, कुछ हार्मोन्स की तरह काम भी करते हैं, और सबसे ज़्यादा तो एंजाइम्स प्रोटीनेशियस ही होती हैं। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी ने जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं, बिल्कुल भी एसेंशियल अमाइनो एसिड के बारे में मतलब एग्जाम्पल्स नहीं बताए हैं। सो लेट्स डिस्कस दिस हियर। एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है ज़्यादा तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, गुड न्यूज़ है आपके लिए। ठीक है, कुछ ही हैं अमाइनो एसिड्स जो कि एसेंशियल हैं,
थ्रियोनिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन। अब मैं इस ऑर्डर में लिखूंगी, इसी ऑर्डर में आप भी अपनी नोटबुक में लिख लेना। और अभी मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ, ठीक है। तो थ्रियोनिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, TVTILL, अब आएंगे 2 L यानी कि ल्यूसिन। ल्यूसिन भी आएंगे यहाँ पर, अब ल्यूसिन। अब लिखेंगे लाइसिन, एंड द लास्ट वन इज मिथियोनिन, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। अभी मैं आपको सेमी एसेंशियल भी बता दूंगी, फिर उनके अलावा जो भी बचेंगे वो सब आप खुद समझ जाना कि वो क्या है, नॉन एसेंशियल। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास ट्रिक है। देखिए पहले रीड कर लेते हैं। थ्रियोनिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, ठीक है, आइसोल्यूसिन, ई भी आएगा, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलिनिलीन एंड मिथियोनिन। सो इसी ट्रिक में मैंने 8 भी इंक्लूड कर दिया ताकि आपको याद हो जाए कि हमारे पास 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। तो ट्रिक है हमारी TVTIL8PM। दिस इज द ट्रिक। TVTILL, 8 से 8 आ गया, PM, TVTIL8PM। दिस इज द ट्रिक फॉर एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। ये ट्रिक हो गई। फिर से रीड करेंगे जल्दी से। थ्रियोनिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन एंड फिनाइलिनिलीन प्लस मिथियोनिन, ठीक है। पीछे से याद करेंगे। मिथियोनिन, फिनाइलिनिलीन, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन एंड थ्रियोनिन, ठीक है। ये हो गए एसेंशियल अमाइनो एसिड। देन सेमी एसेंशियल में ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्या है, बस 2 याद करना है, आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन, ठीक है। अब याद है ये हिस्टिडिन और आर्जिनिन मैंने एक जगह और बताए थे आपको, एक कैटेगरी में और आते हैं। ये किस चीज़ की कैटेगरी थी वो? यस सोचिए। यस, दे आर बेसिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। याद हो गया? वेरी गुड। नाउ ये क्या हो गए, सेमी एसेंशियल। बाकी के जितने भी हुए ना, देखो एसेंशियल में कौन कौन से याद करें, थ्रियोनिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन एंड मिथियोनिन प्लस फिनाइलिनिलीन, ये क्या हो गए, एसेंशियल अमाइनो एसिड। हिस्टिडिन एंड आर्जिनिन सेमी एसेंशियल में आ गए, जो कि बेसिक भी हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी होंगे वो नॉन एसेंशियल होंगे। इस टेबल पे भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये भी इंपॉर्टेंट टेबल है। कुछ प्रोटीन और उनके फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। क्वेश्चन हर साल इस पे से पूछा जाता है, खासकर कि GLUT4 से, ठीक है। GLUT4 क्या है, इट एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट टू द सेल, ठीक है। बता दिया मैंने आपको। कितने स्टार लगाओगे, 5 स्टार, 3 स्टार लगा लो जितने लगाने हैं, ठीक है। कोलाजन प्रोटीन, इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस। ट्रिप्सिन क्या है, एक एंजाइम है, ये हम पढ़ेंगे ना डिटेल में आगे, डाइजेशन वाले चैप्टर में आएगा ये तो। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज भी दे आर टाइप ऑफ प्रोटीन, दे फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स। रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्शन होती है। अब सेंसरी कौन सी, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन की, ठीक है, साइट की, ये सब क्या है, सेंसरी रिसेप्शन। GLUT4 का याद रखना है, एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पैराग्राफ जो आपको छोटा सा दे रखा है। कोलाजन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट अबंडेंट प्रोटीन दे रखे हैं। कोलाजन क्या है, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। कोलाजन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। राइबुलोज बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, प्लस यहाँ पर अभी तो और लंबा नाम है, ठीक है, इसको याद कर लो। मैं शॉर्ट फॉर्म बता रही थी आपको, रुबिस्को, ठीक है, RBCO, यहाँ से ले लिया RU,
स्को, ठीक है, रुबिस्को, इट इज़ रुबिस्को। रुबिस्को कहाँ मिलता है हमें? रुबिस्को की एक जगह और पढ़ी थी ना हमने, C3C4 प्लांट्स, याद है? वहीं पर हमने रुबिस्को का जिक्र भी करा था। तो कोलाजन क्या है? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। रुबिस्को क्या है? इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। एनिमल वर्ल्ड में पूछे तो कोलाजन, पूरे बायोस्फीयर में पूछे तो आएगा रुबिस्को। रुबिस्को, ठीक है। नाउ चलिए अब चलते हैं पॉलीसेकेराइड्स पे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है ना, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनकी हम 3 फर्दर कैटेगरी बना सकते हैं। फर्स्ट वन इज ऑफ मोनोसेकेराइड्स, सेकेंड में है ओलिगोसेकेराइड्स, एंड थर्ड में है पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। ओलिगोसेकेराइड्स का मतलब क्या है? ओलिगोसेकेराइड्स का मतलब है जहाँ पर मोनोसेकेराइड्स में तो 1 एक चेन है, मतलब एक ही है, जो भी है एक ही है। ओलिगोसेकेराइड्स में 2 से 10 तक हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के जो शुगर्स वगैरह होते हैं, और पॉलीसेकेराइड्स में मोर देन 10, ठीक है, मोर देन 10। अब ओलिगोसेकेराइड्स में यहाँ पर हमारे पास ओलिगोसेकेराइड्स की कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पर 2 से ज़्यादा वाले आएंगे, तो ओलिगोसेकेराइड्स की कैटेगरी में हमारे पास यहाँ पर डाइसेकेराइड्स भी आ जाते हैं, डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स, जो भी है, ट्राई डाई सब यहीं पर आ जाते हैं, ठीक है। तो टेट्रासेकेराइड्स भी होते हैं, पेंटासेकेराइड्स भी होते हैं, तो ये सभी यहीं पर इंक्लूडेड होते हैं। कहाँ पर? ओलिगोसेकेराइड्स के केस में, ठीक है, ओलिगोसेकेराइड्स के केस में ही आ जाएंगे ये सभी, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ठीक है। 3 से 9 शुगर यूनिट, 2 से 10, 3 से 9, यही इतनी ही 3 से 9 शुगर यूनिट, ठीक है, इतनी यहाँ पर शुगर यूनिट्स होती हैं। और ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि दे आर सोल्यूबल इन वाटर, ओके, सो दे आर सोल्यूबल इन वाटर। टेस्ट की बात करूँ तो स्वीट होते हैं, मीठे मीठे होते हैं टेस्ट में, स्वीट टेस्ट दे हैव, तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव अप हियर, पॉलीसेकेराइड्स को पढ़ते हैं। नाउ एसिड इनसोल्यूबल पैलेट ऑल्सो हैज़ पॉलीसेकेराइड्स, यानी कि यहाँ पर हम जिक्र करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का। किसका जिक्र करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स का। As another class of macromolecules, polysaccharides are long chains of sugars. They are threads, literally a cotton thread, containing different monosaccharide as building block. Poly आ गया ना, यानी कि many. पॉली में क्या आ गए? मैनी, बहुत सारी चेन जब जुड़ी हुई है वो हो गए पॉलीसेकेराइड, जैसे कि सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज, अब देखिए फर्दर जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ना, वो 2 कैटेगरी में बांट दिए जाते हैं, ठीक है। एक होते हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स, एक होते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। पता है आपको सेल्यूलोज क्या है? होमोपॉलीमर है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीमर। और यहीं पर स्टार्च का नाम सुने हो, वो भी होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर मतलब जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के मोनोसैकेराइड की मोनोमर्स की कंडेंसेशन से बने हैं। होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं? होमोपॉलीसेकेराइड्स देखिए होमोपॉली होते हैं जो कि एक ही, दे आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ शुगर, ओनली वन काइंड ऑफ शुगर। दे आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ शुगर। एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास है सेल्यूलोज, स्टार्च, ये सब क्या है? होमोपॉलीसेकेराइड्स। दीज आर होमोपॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। एक और कैटेगरी है, ये सी है, ठीक है, चलिए दोबारा लिख लेते हैं। एक और कैटेगरी है हमारे पास, वो है हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स की। होमोपॉलीसेकेराइड्स सबको क्लियर हुए? क्या बताया हमने होमोपॉलीसेकेराइड्स में? हमने बताया
कि हमारे पास जो भी हमारे पास यहाँ शुगर होगा या फिर जो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होगा वो कैसा होगा, वो होगा एक ही मॉलिक्यूल की कंडेंसेशन से बना हो। बल्कि हेटेरो वाले में क्या होता है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स में होता है कुछ ऐसा कि वहाँ पर वो पूरे कॉम्प्लेक्स होते हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स formed by the condensation of either different types of monosaccharides monomers और उनके डेरिवेटिव से। ठीक है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया, कंडेंसेशन ऑफ ईदर डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड मोनोमर और उनके डेरिवेटिव से और देयर डेरिवेटिव। एग्जाम्पल क्या है, अगार, लिखिए एग्जाम्पल अगार, पेप्टिडोग्लाइकन, ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, होमो हेट्रो क्लियर हो गया सबको। Cellulose is a polymeric polysaccharide consisting of only one type of monosaccharide that is glucose. Cellulose में क्या आएगा, ग्लूकोज। एनसीईआरटी में दे रखा है। ऑफ कोर्स वो पूछ सकता है कि सेल्यूलोज किसका बना है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज इज अ मोनोमेरिक यूनिट, ग्लूकोज इज अ होमोपॉलीमर। Starch is variant of this but present as storehouse of energy. Starch किसकी तरह काम करता है, storehouse of energy की तरह। ठीक है, इन प्लांट टिश्यू स्टार्च स्टोर हाउस। अब ये तो हमें पता ही है कि भाई प्लांट टिश्यू में स्टार्च काम करता है स्टोर हाउस की तरह। किसका स्टोर हाउस, एनर्जी का स्टोर हाउस। नाउ एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। फंजाई में भी ग्लाइकोजन होता है, याद है ना, फंजाई और एनिमल्स का सेम होता है, फंजाई में भी ग्लाइकोजन है। इन्यूलिन किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का। अब इन्यूलिन किसका है, फ्रक्टोज का, यानी कि ये भी क्या हुआ, होमोपॉलीसेकेराइड। क्वेश्चन कई बार आता है काइटिन के ऊपर पूछ लेते हैं, काइटिन, चाइटिन बोलते हैं ना कई सारे बच्चों वो काइटिन होता है, चाइटिन नहीं होता। ठीक है, काइटिन, मैंने फंजाई वाली वीडियो बताई थी ना, जब स्पेशल प्रोनाउंसिएशन मैंने वहाँ पर लिखा भी था KITE-IN प्रोनाउंसिएशन थी वो। ठीक है, इन अ पॉलीसेकेराइड चेन से ग्लाइकोजन की चेन ले लो। द राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट हैंड को हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड। राइट हैंड को रिड्यूसिंग, लेफ्ट हैंड को नॉन रिड्यूसिंग एंड। इट इज ब्रांचेस इज शोन इन द फॉर्म ऑफ अ कार्टून इन द फिगर 9.2। ये रहा हमारा फिगर। ठीक है, अब इसको भी डिस्कस करेंगे। स्टार्च फॉर्म हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल्स इन द हेलिकल पोर्शन। ठीक है, अब ये क्या है, अब ये हेलिकल पोर्शन, अब ये क्या स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये आपको समझ जब आएगा जब हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, तो हम इस पोर्शन पे दोबारा आएंगे। ठीक है गाइस, तो हम पता है क्या करेंगे, अभी एनसीईआरटी ने थोड़ा आगे पीछे करके दे रखा है। 9.4 में आपके पास प्रोटीन्स हैं, फिर पॉलीसेकेराइड्स, देन न्यूक्लिक एसिड, देन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो मैं क्या करूँगी, आपको पॉलीसेकेराइड्स जो है हमने थोड़ा सा पढ़ लिया। ठीक है, अभी इनका स्ट्रक्चर जो है ना, जो डिटेल में हम पढ़ेंगे, जैसे पॉलीसेकेराइड के फर्दर 3 पार्ट होते हैं उनके फंक्शन के बेसिस पे, बल्कि 3-4 होते हैं। ठीक है, 3 मान लो, 3 मोर है, मोर इम्पॉर्टेंट। तो पहला हो गया स्टोरेज। ठीक है, स्ट्रक्चरल होता है, एक होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड वाला। ठीक है, हर एक एग्जाम्पल बताऊंगी मैं आपको। स्टोरेज में हमने अभी पढ़ा था, स्टार्च था किसके केस में, प्लांट्स के केस में। ठीक है, ग्लाइकोजन था एनिमल्स के केस में, इन्यूलिन भी होता है। ठीक है, और दूसरे भी होते हैं, जैसे एल्गी के केस में क्या देखा था, लेमिनेरिन। लेमिनेरिन कौन से एल्गी में था, ब्राउन एल्गी में। ठीक है, और रेड एल्गी में क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, ल्यूकोसिन किस में होता है, डायटम्स में। ये कहाँ पढ़े हमने, चैप्टर 2 में डिटेल में पढ़ा रखे हैं। तो न्यूक्लिक एसिड को छोड़कर, अब ये जो पॉलीसेकेराइड का आधा कॉन्सेप्ट है, इसको छोड़कर पहले चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पे। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन हम चलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से, जहाँ पर मैं आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर, मतलब कि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी पहला हो गया प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, फिर टर्शियरी और फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी की 2 फॉर्म्स हैं, एक है अल्फा हेलिक्स, एक है बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, तो ये हम कल की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, फिर हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। ठीक है, और इसके बाद हम चलेंगे, अब फिर नीचे वाले कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऊपर वाले पॉलीसेकेराइड, देन न्यूक्लिक एसिड, और फिर नीचे चलेंगे। ओके गाइस।